हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो विद संदीप। दोस्तों, एक लंबे टाइम के बाद में आज हमारी क्लास रिकॉर्ड होने जा रही है, क्लास अपलोड होने जा रही है और लगभग उसका एक रीजन लोकसभा इलेक्शन है। लगभग 10-15 दिनों से लगभग मैं इलेक्शन के अंदर ड्यूटी लगी हुई थी मेरी और उसी में मैं लगा हुआ था। तो 10-15 दिनों से लगभग मुझे बिल्कुल टाइम मिल नहीं पा रहा था क्लास अपलोड करने का। तो लगभग लास्ट 25 को मैं फ्री हुआ हूँ और अब हमारी जो क्लासें रहेगी बिल्कुल रेगुलर रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। दोस्तों, लास्ट क्लास में चर्चा की थी विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर और उसमें हमने पहला कारक हमने पढ़ लिया था वंशानुक्रम। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को कि विकास को जो प्रभावित करने वाले जो कारक है उनमें महत्वपूर्ण दो कारक आते हैं। पहला आता है वंशानुक्रम और दूसरा है वातावरण। यानी विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से दो कारक है। पहला कौन सा है? वंशानुक्रम और दूसरा कारक कौन सा है? वातावरण। तो जो पहला कारक है वंशानुक्रम, जिसका हमने अध्ययन लास्ट क्लास में कर लिया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो होगा हमारा टॉपिक आज का वातावरण। कौन सा टॉपिक आज का हमारा? वातावरण। तो बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठ जाइए आप। और आज जो हमने पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा टॉपिक हमारा? वातावरण है। तो कंप्लीटली डिटेल से चर्चा करने जा रहे हैं हम वातावरण पर। वातावरण या बोल दो पर्यावरण, एक ही बात है। और पर्यावरण शब्द की जो उत्पत्ति हुई है दो शब्दों से मिलकर के हुई है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। पहला है परि, दूसरा है आवरण। परि प्लस आवरण, यानी परि प्लस आवरण, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है पर्यावरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर। परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। और आवरण का अर्थ होता है घेरने वाला या ढकने वाला। घेरने वाला या बोल दो ढकने वाला। यानी जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है ना वो क्या? हमारा पर्यावरण है। हमारा परिवार हो गया, माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, पत्र पत्रिकाएं हो गई, टेलीविजन हो गया, ठीक है, दोस्त हो गए, मित्र मंडली हो गई, खेल का मैदान हो गया, विद्यालय हो गया, शिक्षक हो गया। यानी जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है वो क्या? हमारा पर्यावरण, हमारा एनवायरमेंट है। तो पर्यावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। क्या है पर्यावरण? पर्यावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यही कहना है किसका? रोस का। बिल्कुल रोस ने स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि पर्यावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो आगे हम कंप्लीटली चर्चा करने जा रहे हैं डेफिनेशंस के ऊपर। पर्यावरण कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नंबर 1 पर आती है रोस की। रोस ने कहा है कि पर्यावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। रोस का स्टेटमेंट है पर्यावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। नेक्स्ट है वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा पर्यावरण के अंतर्गत वो सभी बातें आ जाती है जो बालक को जन्म से प्रभावित करती है। पर्यावरण के अंतर्गत वो सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं, वो सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जो बालक को जन्म से प्रभावित करते हैं।
यानी वुडवर्थ वो व्यक्ति है जिसने वंशानुक्रम पर भी डेफिनेशन दी अपनी और वातावरण पर भी अपनी परिभाषा दी है। वातावरण पर इन्होंने डेफिनेशन दी, पर्यावरण के अंतर्गत वो सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जो बालक को जन्म से प्रभावित करते हैं। और वंशानुक्रम पर क्या कहा था इन्होंने कि वंशानुक्रम के अंतर्गत वो सभी बातें आ जाती है जो बालक को जन्म से नहीं अपितु 9 माह पूर्व उपस्थित होते हैं। तो पर्यावरण के अंतर्गत वो सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जो बालक को जन्म से प्रभावित करते हैं, कहना है किसका, वुडवर्थ का। नेक्स्ट है जर्सील्ड। जर्सील्ड ने कहा है कि वातावरण वह वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु घेरे हुए है। क्या कहा इन्होंने कि वातावरण वह वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु घेरे हुए और उसे सीधा प्रभावित करती है। वातावरण वह वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए हैं घेरे हुए तथा उसे सीधा प्रभावित करती है, सीधा प्रभावित करती है। जर्सील्ड ने कहा कि वातावरण वह वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु घेरे हुए वह तथा उसको सीधा प्रभावित करती है। अगली परिभाषा आती है बोरिंग व अन्य। इसके अंतर्गत 3 आते हैं, बोरिंग, लेग फील्ड और वेल्ड। बोरिंग, लेग फील्ड और वेल्ड के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि जीन्स के अलावा जितने भी चीजें वो सभी क्या है, वातावरण। जीन्स के अलावा प्रत्येक कारक वातावरण है। यानी जीन्स को छोड़कर जो कुछ भी है वो सब क्या है, वातावरण है, एनवायरमेंट है। ये कहना है किसका, बोरिंग, लेग फील्ड और वेल्ड। यानी बोरिंग में अन्य लिखा हुआ आता है लेकिन इसमें 3 आते हैं, बोरिंग, लेग फील्ड और वेल्ड। अगली परिभाषा है वाटसन की। और वाटसन ने कहा है कि आप मुझे चाहे जो बालक दे दीजिए, आप जो कहोगे मैं उसे बना दूंगा। वाटसन ने क्या कहा है, आप मुझे चाहे जो बालक दे दो, चाहे जो बालक दे दो, आप जो कहोगे, आप जो कहोगे उसे मैं बना दूंगा। उसे मैं बना दूंगा। आप चाहे जो बालक मुझे दे दीजिए, या फिर यूं भी आता है कि आप 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे मुझे दे दीजिए, आप जो कहोगे मैं उसे वो बना दूंगा। और इन्होंने स्टेटमेंट जो दिया था, कब दिया था ये, 1925 में, 1925 में। इनकी एक पुस्तक है व्यवहारवाद। क्या नाम है पुस्तक का, व्यवहारवाद। तो 1925 में अपनी पुस्तक व्यवहारवाद के अंतर्गत इन्होंने प्रसिद्ध डेफिनेशन दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, काफी बार एग्जाम में भी आ चुकी है। तो आप मुझे चाहे जो बालक दे दो, आप जो कहोगे उसे मैं बना दूंगा। यानी इन्होंने इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, यानी इन्होंने तो वंशानुक्रम कुछ माना ही नहीं है, कुछ समझा ही नहीं है, वंशानुक्रम बिल्कुल गौण कर दिया है। क्या कर दिया, वंशानुक्रम को बिल्कुल गौण कर दिया, वंशानुक्रम को अस्तित्व नहीं रहा है। इन्होंने कहा है कि आप मुझे कोई बालक दे दीजिए,
कोई बालक आप मुझे दे दीजिए, आप जो कहोगे उसे मैं वो बना दूंगा। आप कहोगे तो उसको इंजीनियर बना दूंगा, आप कहोगे तो मैं उसको डॉक्टर बना दूंगा, आप कहोगे तो उसे चोर बना दूंगा, डाकू बना दूंगा, शिक्षक बना दूंगा, वकील बना दूंगा। यानी मैं उसको कुछ भी बना दूंगा, चाहे उसका जो वंशानुक्रम में कुछ भी रहा हो, उसका वंशानुक्रम कुछ भी रहा हो, आप जो कहोगे उस बालक को मैं वो बना दूंगा। ये कहना था वाटसन का। और बिल्कुल हमने कितने एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं, जब हमने बीएड की होगी या फिर डीएलएड हम कर रहे होंगे तो साइकोलॉजी में हमने उस टाइम पर हमने पढ़ा था कि जो अमला और कमला बालिकाएं हैं किस प्रकार से उनको भेड़िया उठा करके ले जाता है। जब उनको भेड़िया उठा करके ले जाता है तो वो बिल्कुल भेड़ियों में रह करके भेड़ियों जैसे व्यवहार करना सीख जाती है। भेड़ियों की तरह बोलना, भेड़ियों की तरह चलना, बिल्कुल चार टांगों पर चलना, हाथ और पैरों पर, तो उनकी तरह बोलना, चलना, खाना, बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करने वो लग जाती है। रामू नामक भेड़िया बालक, उसकी स्टोरी हमने पढ़ी थी। यानी वातावरण जो होता है अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है और बालक के विकास को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो वातावरण के प्रभाव से बालक के विकास को दिशा दी जा सकती है। क्या की जा सकती है? दिशा दी जा सकती है वातावरण प्रभाव से। इसीलिए तो कहते हैं कि हमारी जो आसपास जो एनवायरमेंट है उसको बिल्कुल शुद्ध रखिए। आप क्या रखिए? आपके जो आसपास का जो एनवायरमेंट है, जो वातावरण, उसको बिल्कुल ठीक रखिए, शुद्ध रखिए, साफ रखिए, पॉजिटिव रखिए। अगर आपका एनवायरमेंट यदि पॉजिटिव है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि एक लड़का था जिसको जॉब की सख्त जरूरत थी। उसको लड़के को जॉब की सख्त जरूरत थी। उतने में क्या होता है, कुछ वैकेंसी आती है, कुछ वैकेंसी आ जाती है। वैकेंसी हालांकि कम थी, फॉर्म काफी सारे फिल हो गए थे, 160-70 वैकेंसी थी और फॉर्म लाखों की संख्या में फिल हो गए। लेकिन लड़के को जॉब की सख्त जरूरत थी और उसने सोच रखा था कि मेरे लिए करो या मरो वाला चांस है, मेरे को 100% इसके अंदर सिलेक्शन लेना ही लेना है। 170 बच्चे जो सेलेक्ट होंगे इसके अंतर्गत, 170 सीटें थी लगभग, तो 170 सीटों पर जो बच्चे सेलेक्ट होंगे तो उनमें एक नाम मेरा क्यों नहीं हो सकता। तो बिल्कुल ये जो 3 महीने हैं फॉर्म भरने की लास्ट डेट से एग्जाम तक का 3 महीने का टाइम था, तो लगभग जो 3 महीने, बिल्कुल 3 महीने में अपने आप को दूंगा, कंप्लीटली मैं अच्छे से स्टडी करूंगा और जो इन 3 महीने के अंदर मैं अपना सिलेक्शन लेकर के दिखाऊंगा। ये सोच करके वो लड़का कहां से निकल जाता है, गांव से शहर की ओर, और वहां पर रूम लेता है, वहां पर रेंट पर एक रूम लेता है वो पढ़ने के लिए। उसी का एक दोस्त वहां पर उसको मिलता है, तो दोनों दोस्त मिलकर क्या ले लेते हैं, रूम ले लेते हैं पढ़ने के लिए। अब जो दूसरा दोस्त था वो थोड़ा नेगेटिव विचार वाला था, नेगेटिव फीलिंग्स वाला था। उसने सोच रखा था कि यार 160-70 वैकेंसी, कहां मेरा सिलेक्शन होगा, लाखों की संख्या में फॉर्म आ गए हैं, कहां मेरा सिलेक्शन होगा, लाखों लोग पढ़ने वाले हैं, एक से बढ़कर एक टैलेंटेड लोग हैं, तो मेरा तो सिलेक्शन होना ही नहीं है। तो उसने कहा उससे कि यार मेरा तो इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन जो आगे आने वाली जो वैकेंसी, काफी सारी वैकेंसी आएगी, तो उसमें मैं मेहनत करूंगा और मैं अपना सिलेक्शन लूंगा। अब एक दोस्त जो तो ये सोच रहा है कि बिल्कुल एकदम पॉजिटिव होकर कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन 3 महीने के अंतर्गत मैं इतनी जीत और मेहनत करूंगा, मैं अपने आप को, ये जो 3 महीने में अपने आप के लिए, अपने लिए दूंगा मैं, और इतनी मैं मेहनत करूंगा कि 170 जो वैकेंसी होगी, 170 जो सिलेक्टेड बंदे होंगे उनमें एक नाम मेरा होगा। और दूसरा बिल्कुल इतनी नेगेटिव विचार वाला है, वो सोच रहा है कि यार 170 वैकेंसी, लाखों की संख्या में फॉर्म आ गई, मेरा तो सिलेक्शन होना ही नहीं है। हालांकि दोनों ने रूम ले लिया रेंट पर, दोनों पढ़ने लगते हैं। अब जो पहला जो लड़का था, जो एक पॉजिटिव विचार वाला लड़का था, उसने अपना टाइम टेबल सेट कर लिया कि इस टाइम पर मेरे को ये पढ़ना है, इस टाइम पर मेरे को ये पढ़ना है, इस टाइम पर मेरे को सोना है, इस टाइम पर मेरे को रेस्ट करना है, इस टाइम पर मेरे को खाना बनाना है, इस टाइम पर मेरे को रिवीजन करना है जो मैंने पूरे दिन में आज पढ़ा है। तो इस तरह का टाइम टेबल बना करके दीवार के ऊपर वो चिपका देता है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देता है। वहीं जो दूसरा दोस्त है, सुबह खाना खाया पिया, तैयार हुआ और बाहर निकल गया अपने दोस्तों के साथ में घूमने के लिए। पूरे दिन मौज मस्ती करना, घूमना, सिनेमा देखना और लास्ट में शाम को रूम पर आना। अब जैसे ही वो रूम पर आए और उस लड़के को देखता है वो पढ़ते हुए, ठीक है, उस लड़के को पढ़ते हुए देखता है, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है उस चीज का। क्या है, पढ़ रहा है, पढ़ने तो बेवकूफ आदमी है। क्या है, बेवकूफ है जो पढ़ रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है कि 170 वैकेंसी में कहां सिलेक्शन होना है, 170 वैकेंसी, लाखों फॉर्म आ गए, कहां पर सिलेक्शन होना है, कोई सिलेक्शन नहीं होना, जाना है अपने मस्त रहो। दूसरे दिन फिर से वही बाहर जाना, घूमना फिरना, शाम को रूम पर आना। तीसरे दिन वही, लगभग 1 महीना बीत गया। कितना टाइम बीत गया? लगभग 1 महीने का समय बीत गया। 1 महीने में वो जो लड़का है पहले वाला, जो पॉजिटिव विचार से अपनी पढ़ाई जारी रख रहा है, वो लड़का अपने लगभग इतने मोटा एक नोटबुक के नोट्स लिख करके उसने तैयार कर लिए। दीवारों के ऊपर जितनी भी डेफिनेशन थी साइकोलॉजी, कोई डेफिनेशन उसने छोड़ी होगी शायद, जो रही होगी, तो कंप्लीटली एक एक डेफिनेशन कंप्लीट लिख करके अपने किचन के बाहर, अपने किचन के पास जहां पर वो खाना बनाता है, वहां पर उसने कागज पर लिख करके एक एक डेफिनेशन उसने चिपका रखी है कि जब मैं खाना बनाऊंगा उस टाइम में फ्री रहूंगा लगभग, तो ऐसे में मैं इन डेफिनेशंस को
देख लूंगा एक एक बार, तो ये मेरी रिवाइज होती रहेगी जो मैंने याद की है। वहीं जो दूसरा बच्चा है लगभग 1 महीने का टाइम निकल गया, अब उसके दिमाग में आने लगती है कि यार इसने जो मेहनत कर रहा है बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहा है, बहुत जबरदस्ती मेहनत कर रहा है, और अगर ये मेहनत करता इसी तरह अगर मेहनत करता रहा आने वाले 2 महीने में, और अगर ऐसे मेहनत ये करता रहा तो इसका तो सिलेक्शन होना ही होना है। कहीं ऐसा ना हो कि टॉप कर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये टॉप कर जाए। तो जब ये लड़का मेहनत कर रहा है, हम साथ साथ पढ़े, कॉलेज में एक साथ हम पढ़े हैं, बौद्धिक स्तर हमारा एक जैसा है, तो क्यों ना अगर ये जब सिलेक्शन ले सकता है तो मैं क्यों नहीं ले सकता हूं। 1 महीने का टाइम मैंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया, लेकिन आने वाले जो 2 महीने हैं, हालांकि जरूरी नहीं मेरा सिलेक्शन हो जाए क्योंकि टाइम काफी कम बच गया है, 2 महीने टाइम बच गया, लेकिन ये 2 महीने मैं अपने लिए दूंगा, बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करूंगा और इसके साथ में बिल्कुल पढ़ाई करूंगा। अगले दिन से वो लड़का बिल्कुल टाइम टेबल सेट करके ठीक पढ़ाई अपनी ढंग से शुरू कर देता है। दोनों जो लड़के मिलकर के अपनी जबरदस्त पढ़ाई को जारी रखते हैं। 2 महीने बीत जाते हैं, एग्जाम होती है, एग्जाम के बाद में रिजल्ट आता है, रिजल्ट में दोनों बच्चों का क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, दोनों बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट ने किस प्रकार से एक नेगेटिव सोच को किस प्रकार से चेंज कर दिया। तो वातावरण है तो बहुत बड़ी शक्ति है। वातावरण क्या है, अपने आप में बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी शक्ति है। इसीलिए कहते हैं कि अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको आप बिल्कुल पॉजिटिव रखिए, शुद्ध रखिए, शांत रखिए, उसको गंदा मत होने दीजिए, मैला मत होने दीजिए, नेगेटिव सोच को मत आने दीजिए। आप अपनी जो थिंकिंग है उसको बिल्कुल एकदम पॉजिटिव रखिए। अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है, आपके आसपास का एनवायरनमेंट अगर पॉजिटिव है, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो वातावरण एक बहुत बड़ी शक्ति है, और वातावरण जो है बालक के विकास को बहुत हद तक प्रभावित करती है। क्या करती है, बहुत हद तक प्रभावित करती है। वंशानुक्रम तो करता ही करता है, लेकिन वंशानुक्रम तो निर्धारक कारक है, वंशानुक्रम क्या जाता है कि निर्धारक कारक है, लेकिन वातावरण के अंतर्गत उस विकास को दिशा दी जा सकती है। तो वातावरण अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा कारक है जो बालक के विकास को प्रभावित करता है। और ये कोई एग्जाम्पल नहीं है, ये कोई एग्जाम्पल नहीं है, रियल स्टोरी है। ठीक है, तो हमेशा अपना जो एनवायरनमेंट है उसको बिल्कुल पॉजिटिव रखिए आप, और पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ में अपनी स्टडी करते रहिए। भले ही आपके पास में समय कम है, लेकिन आप अपना 100% दीजिए, ताकि आपको आगे जाकर के आप अपने आप को दोष ना दो कि मैंने मेहनत नहीं की थी। आपको एक गिल्टी फील ना हो कि मैंने तो अपनी मेहनत अपनी तरफ से की नहीं, कोशिश नहीं कर पाया मैं। ठीक है ना, आप अपना 100% दीजिए, परिणाम जो है जो आना होगा वो आ जाएगा। तो बिल्कुल वाटसन ने कहा कि आप मुझे चाहे जो बालक दे दीजिए, आप जो कहोगे उसे मैं वो बना दूंगा। तो वातावरण अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। आगे हम पढ़ रहे हैं वातावरण का प्रभाव। वातावरण का प्रभाव। अब वातावरण का प्रभाव कहां पर पड़ता है, तो नंबर 1 पर है मानसिक विकास पर प्रभाव। मानसिक विकास पर प्रभाव। तो मानसिक विकास को वातावरण प्रभावित करता है कि नहीं करता है, बिल्कुल करता है। कैसे, जैसे मान लीजिए आपके घर में लड़ाई झगड़े वाला माहौल है, घर में लड़ाई झगड़े वाला माहौल है, मम्मी पापा को मार रही है, पापा मम्मी को मार रहे हैं, चाचा चाची को मार रहे हैं, पापा चाचा को मार रहे हैं, भाई बहन को मार रही है, भाई और बहन भाई को मार रही है, मारपीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, बिल्कुल अशांत वातावरण है घर का। तो ऐसे वातावरण में आपको चाहे कितनी ही प्रखर बुद्धि मिली है, वंशानुक्रम से आपको कितनी तीव्र बुद्धि मिली है, बिल्कुल आपकी बुद्धि क्या हो जाएगी, ठप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ठप हो जाएगी। तनाव और टेंशन, याद रखना, तनाव और टेंशन बुद्धि को कमजोर कर देती है। क्या कर देती है, तनाव और टेंशन जो है बुद्धि को कमजोर कर देती है, और एक सकारात्मक वातावरण बुद्धि को प्रखर बना देता है। सकारात्मक वातावरण हमेशा बुद्धि को प्रखर बना देगा, लेकिन अगर तनाव और टेंशन में रहोगे तो आपकी बुद्धि क्या हो जाएगी, बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। तो बिल्कुल वातावरण प्रभावित करता है किसको, मानसिक विकास को। बुद्धि के ऊपर अध्ययन किया है स्पेशली फ्रीमैन और बर्क्स ने। किसने, फ्रीमैन और बर्क्स। फ्रीमैन और बर्क्स ने बुद्धि के ऊपर अध्ययन किया है कि वातावरण बुद्धि को कहां तक प्रभावित करता है, और स्पेशली बर्क्स ने पाया है। किसने, बर्क्स ने
बर्क्स ने अपने अध्ययनों में यह पाया है कि वातावरण के प्रभाव से आईक्यू के अंदर लगभग 20% की वृद्धि की जा सकती है। कितनी? लगभग आईक्यू में 20% की वृद्धि की जा सकती है वातावरण के प्रभाव से। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि वातावरण के प्रभाव से पारिवारिक वातावरण जो बालक की जो बुद्धि को कितना प्रभावित करता है? 25%, 25%। पारिवारिक जो वातावरण है ना बालक का, पारिवारिक वातावरण बालक की बुद्धि को लगभग 25% प्रभावित करता है। इसके साथ में इन्होंने ये भी कहा था कि वातावरण के अलावा जो वंशानुक्रम है, वंशानुक्रम बालक की बुद्धि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। वंशानुक्रम करता है लगभग 75 से 80% तक। ये रिजल्ट इन्होंने अपने अध्ययनों में जारी किया है। ये रिजल्ट इन्होंने अपने अध्ययनों और निष्कर्षों के आधार पर निकाला है। इन्होंने कहा है कि वातावरण के प्रभाव से बुद्धि को लगभग उसकी आईक्यू में 20% की वृद्धि की जा सकती है। इसके अलावा जो पारिवारिक वातावरण है वो बालक की बुद्धि को लगभग 25% प्रभावित करता है। लेकिन जो वंशानुक्रम है ना, वंशानुक्रम करता है 75 to 80%। यानी सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ेगा वो तो वंशानुक्रम का ही पड़ेगा बुद्धि पर, क्योंकि बुद्धि जन्मजात होती है। लेकिन वातावरण प्रभावित करता है बुद्धि को, ठीक है। तो ये मानसिक विकास से प्रभाव पड़ता है किसका? वातावरण का। फ्रीमैन और स्पेशली बर्क्स ने बुद्धि पर अध्ययन किया था कि वातावरण किस प्रकार से किस हद तक बुद्धि को प्रभावित करता है, और बर्क्स ने निष्कर्ष निकाला अपने अध्ययनों के आधार पर कि आईक्यू के अंदर लगभग 20% की वृद्धि की जा सकती है वातावरण प्रभाव से। 25% जो एनवायरमेंट है हमारा परिवार का, वो प्रभावित करता है हमारी बुद्धि को। शारीरिक विकास पर प्रभाव, शारीरिक विकास पर शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वातावरण? तो बिल्कुल पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक तो गर्म जलवायु, एक ठंडी जलवायु। गर्म जलवायु में जन्म लेने वाले जो लोग होते हैं उनकी अपेक्षाकृत जो हाइट होती है ना, आपने देखी होगी, तो नॉर्मल होगी या फिर कम होगी, ठीक है। उनका रंग भी बिल्कुल सांवला होगा, काला रंग होगा। वहीं पर ठंडी जलवायु में जन्म लेने वाले जो व्यक्ति है, जो बालक है, उनकी हाइट भी अच्छी होगी आगे जाकर के, और उनका रंग भी एकदम फेयर होगा। यानी कहने का मतलब कि वातावरण का प्रभाव पड़ता है किस पर? शारीरिक संरचना पर। सामाजिक विकास पर प्रभाव, सामाजिक विकास पर प्रभाव। अब आप मुझे बताइए सामाजिक विकास को वातावरण कैसे प्रभावित करेगा? तो बिल्कुल सामाजिक विकास को जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वो प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए कि किसी के परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसे में जो परिवार में जो बच्चे होते हैं उनकी जो मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। लेकिन जिन परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी होती है उनकी जो समस्त जो आवश्यकताएं होती है, मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है, उनकी पूर्ति हो जाती है। लेकिन जिन बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? चोरी जैसे कार्य करने लग जाते हैं। यानी सामाजिक विकास को प्रभावित करता है कौन? वातावरण। संवेगात्मक विकास प्रभावित करता है वातावरण। नैतिक विकास को प्रभावित करता है। नैतिक विकास पर प्रभाव, नैतिक विकास पर नैतिक विकास को कैसे प्रभावित करेगा वातावरण? जैसे मान लीजिए आप घर की बात कर लेते हैं हम। घर में जैसे मान लीजिए बड़ों का आदर सत्कार नहीं होता है, बड़ों का आदर सत्कार नहीं होता है, उनके आज्ञा का पालन नहीं किया जा सकता है, उनको बार बात पर डांटा जाता है, मारपीट की जाती है। कई घरों में हम देखते हैं कि बेटा बाप को मारता है, ठीक है, बाप बेटे को मारता है, बेटा बाप को मारता है। यानी इस प्रकार का जब घर में माहौल होगा तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी वो क्या सीखेगी? क्या वो नैतिक आचरण ठीक ढंग से सीख पाएगी? बिल्कुल नहीं सीख पाएगी। अगर घर में गाली गलौज का माहौल होगा, मारपीट का माहौल होगा, तो बच्चा भी वही सीखेगा। तो बिल्कुल जो वातावरण होगा वो किसको प्रभावित करता है? नैतिक विकास को प्रभावित करता है। तो शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, सामाजिक विकास पर वातावरण प्रभाव पड़ता है, संवेगात्मक विकास पर वातावरण प्रभाव पड़ता है, नैतिक विकास पर प्रभाव पड़ता है वातावरण का, और एक
जो मानसिक विकास पे उस पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। एक आता है दोस्तों प्रकृति पोषण विवाद। प्रकृति पोषण विवाद प्रकृति पोषण विवाद क्या है? प्रकृति का मतलब होता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम और पोषण का मतलब है वातावरण। यानी जो मनोवैज्ञानिक प्रकृति को महत्व देते हैं, जो मनोवैज्ञानिक प्रकृति को महत्व देते हैं, वो वंशानुक्रम को महत्वपूर्ण मानते हैं बालक के विकास में। किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? वंशानुक्रम को। और जो वैज्ञानिक पोषण को महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी वातावरण को महत्वपूर्ण मानते हैं, वो बालक में विकास में अहमियत मानते हैं किसकी? वातावरण की। यानी वो स्वीकार करते हैं वातावरण के प्रभाव को। वो वंशानुक्रम को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वंशानुक्रम तो बालक कुछ भी रहा हो, लेकिन वातावरण महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है बालक के विकास को। यही क्या है? प्रकृति पोषण विवाद है। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमने पढ़ लिया दोनों, वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण हमने पढ़ लिया है, लेकिन हम कंप्लीटली ये नहीं कह सकते, ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वंशानुक्रम सबसे ज्यादा प्रभावित करता है बालक के विकास को या फिर वातावरण प्रभावित करता है। ये कहना बहुत मुश्किल है। तो आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना है वुडवर्थ का। किसका ध्यान रखना है? वुडवर्थ का। वुडवर्थ ने कहा है कि व्यक्ति जो है वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल ना होकर के क्या है? गुणनफल है। व्यक्ति वंशानुक्रम व वातावरण का योगफल ना होकर दोनों का गुणनफल है। क्या है? दोनों का गुणनफल है। इन्होंने फॉर्मूला दिया था P बराबर H इंटू ई। P बराबर H इंटू ई। P मीन्स पर्सन, व्यक्ति, H मीन्स हेरेडिटी यानी वंशानुक्रम, और E मीन्स एनवायरमेंट यानी वातावरण। तो व्यक्ति जो है वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल ना होकर क्या है? दोनों का गुणनफल है। यानी दोनों ही महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं व्यक्ति के विकास को। किसी एक को महत्वपूर्ण मानना गलत होगा। हम कहते हैं कि वंशानुक्रम ज्यादा प्रभावित करता है या फिर बोल दे कि वातावरण ज्यादा प्रभावित करता है, तो बिल्कुल ये कहना एकदम अनुचित होगा। तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का गुणनफल है। व्यक्ति का जो विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का गुणनफल है। एक बार दोस्तों हमने जो पढ़ा है आज उसको रिवाइज कर लेते हैं हम। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण, परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरने वाला यानी ढकने वाला। यानी जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है, पत्र पत्रिकाएं हो गई, विद्यालय हो गया, शिक्षक हो गया, ठीक है, जो कुछ भी हमारे चारों तरफ जो कुछ भी हमारे, वो क्या है? हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण के ऊपर डेफिनेशन है रोज की, जिन्होंने कहा कि पर्यावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। और दोस्तों जितनी भी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है सारी की सारी राजस्थान शिक्षक भर्ती एग्जाम्स में आई हुई है। सारी की सारी डेफिनेशन जो है जर्शील्ड की छोड़ करके सारी की सारी डेफिनेशन राजस्थान शिक्षक भर्ती एग्जाम्स में आई हुई है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप जरूर इनको देखिएगा। तो नंबर 1 पर है रोज की। रोज ने कहा कि पर्यावरण वह शक्ति है। पर्यावरण क्या है? शक्ति, वह शक्ति है। अब आप कंप्लीटली पूरी डेफिनेशन को याद मत कीजिए, आप शब्दों पर फोकस कीजिए, सिर्फ शब्द पकड़िए। पर्यावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वुडवर्थ का कहना है पर्यावरण के अंतर्गत वो सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जो बालक को जन्म से प्रभावित करते हैं। वुडवर्थ वो व्यक्ति है जिसने वंशानुक्रम पर भी परिभाषा दी है और वातावरण के ऊपर भी इन्होंने डेफिनेशन दी है। तो पर्यावरण के अंतर्गत वो सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जो बालक को जन्म से प्रभावित करते, ये मानना है वुडवर्थ का। जर्शील्ड ने कहा कि वातावरण वह वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है। वातावरण वह वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु घेरे हुए और उससे उसके ऊपर सीधा अपना प्रभाव डालती है, कहना है जर्शील्ड का। बोरिंग वैनी का कहना है कि जिन्स के अलावा जो कुछ भी है, जिन्स को छोड़ करके जो कुछ भी बाह्य तत्व है, बाह्य कारक है, वो सभी क्या है? वातावरण है।
और एक लास्ट परिभाषा थी वाटसन की, इन्होंने कहा कि आप मुझे चाहे जो बालक दे दीजिए, आप मुझे चाहे जो बालक दे दीजिए, आप जो कहोगे उसे मैं वो बना दूंगा। वातावरण का इतना बड़ा प्रभाव इन्होंने माना है और इन्होंने 1925 में अपनी पुस्तक व्यवहारवाद में ये डेफिनेशन दी थी। वातावरण जो प्रभाव पड़ता है मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, स्पेशली फ्रीमैन और बर्क्स ने इस पर अध्ययन किया है। फ्रीमैन और बर्क्स ने इस पर अध्ययन किया है और फ्रीमैन और बर्क्स ने अध्ययन करके बर्क्स ने स्पेशली अपने अध्ययनों में निष्कर्ष निकाला है कि वातावरण के प्रभाव से IQ में 20% की वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें घर का वातावरण, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, घर का वातावरण बिल्कुल अशांत है, ठीक है, लड़ाई झगड़े वाला माहौल है, मारपीट वाला माहौल है, गाली गलौच वाला माहौल है, तो बिल्कुल आपकी बुद्धि, चाहे आप कितने प्रखर बुद्धि वाला को, कितनी तीव्र बुद्धि वाला को, आपकी बुद्धि बिल्कुल ठप हो जाएगी, बिल्कुल काम नहीं करेगी आपकी बुद्धि। लेकिन अगर आपका एनवायरमेंट बिल्कुल पॉजिटिव है, सकारात्मक वातावरण है, तो आपकी बुद्धि क्या हो जाएगी, प्रखर हो जाएगी। तो ये प्रभाव पड़ता है वातावरण का। शारीरिक विकास से प्रभाव पड़ता है वातावरण का, गर्म जलवायु और ठंडी जलवायु। गर्म जलवायु में जन्म लेने वाले जो बालक होते हैं अपेक्षाकृत कम लंबे होते हैं, ठीक है, हाइट उनके नॉर्मल रहेगी या कम रहेगी, काला रंग रहेगा। वहीं पर ठंडी जलवायु में जन्म लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी हाइट अच्छी खासी होती है और रंग भी उनका बिल्कुल फेयर होता है। सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है, नैतिक विकास को प्रभावित करता है वातावरण। प्रकृति पोषण विवाद में जाना था कि प्रकृति क्या है, वंशानुक्रम, और पोषण क्या है, एनवायरमेंट, वातावरण। यानी कुछ विद्वान जो है वंशानुक्रम को महत्वपूर्ण मानते हैं, कुछ विद्वान किसको महत्वपूर्ण मानते हैं, वातावरण को। यही क्या है, प्रकृति पोषण विवाद है। अब जो हमने दोनों कारक पढ़ लिए, वंशानुक्रम पढ़ लिया और वातावरण पढ़ लिया, लेकिन हम कंप्लीटली ये नहीं कह सकते हैं कि वंशानुक्रम बालक के विकास को प्रभावित ज्यादा करता है या फिर वातावरण करता है। लेकिन हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही बालक के विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। दोनों ही बालक के विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। दोनों एक दूसरे क्या है, पूरक है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक है। जिस प्रकार से शरीर और आत्मा होती है, क्या होती है, शरीर और आत्मा, शरीर और आत्मा होती है। शरीर के बिना आत्मा को अस्तित्व नहीं है, तो आत्मा के बिना शरीर को अस्तित्व नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही महत्वपूर्ण ढंग से बालक के विकास क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और स्टेटमेंट दिया था वुडवर्थ ने कि व्यक्ति वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल ना और क्या दोनों का गुणनफल है। इन्होंने फॉर्मूला दिया था P = H/E। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।